हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि जीवों में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। इसी के साथ साथ पुष्पीय पौधों में और मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे जैविक प्रक्रम करने होते हैं। इसी के साथ साथ एक और जैविक प्रक्रम है, क्या है वह? जनन। लेकिन जनन की जो प्रक्रिया है वो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे जो आवश्यक जैव प्रक्रम हैं, इनकी तुलना में किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। यानी कि जनन का प्रक्रम जीव करते तो हैं, लेकिन ये उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो फिर जीव जनन क्यों करते हैं? ये अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि भाई जीवित रहने के लिए जब जनन की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है तो फिर जनन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है। तो इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा कि जीव क्या करते हैं? अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी जाति के दो जीव हैं और वो आपस में जनन नहीं कर रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह जाति वहीं पर ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि उन्होंने जनन की प्रक्रिया के द्वारा नई संतति की उत्पत्ति की है तो आगे वो संतति उस जाति की निरंतरता को बनाए रखेगी। तो इसीलिए जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जनन करने वाले जीव हैं ये नई संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। यानी कि जो नई संतति है वो अपने पूर्वजों की भांति दिखाई देती है। तो जीव जनन की प्रक्रिया के द्वारा नई संतति का निर्माण करते हैं जो उनकी तरह ही दिखाई देती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या संतति पूरी तरह से ही अपने माता पिता या जनक के समान होती है? तो हम एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठ सकता है कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? यानी कि जो संतति बन रही है क्या वह उनकी पूर्णतः प्रतिकृति है? यानी कि क्या उनकी सेम टू सेम कॉपी है? तो देखिए, जीवों में आधारभूत स्तर पर जनन क्या करता है? जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। यानी कि एक सांचा जो है वो तैयार करता है। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई मूर्तिकार है और उसे समान मूर्तियां बनानी है तो क्या करना होगा? उसे उसका सांचा जो है वो भी समान ही लेना होगा, तभी क्या होगी? सभी मूर्तियां समान दिखाई देगी। तो इस तरह से जो जनन की प्रक्रिया है उसमें भी क्या किया जाता है? जो जीव का आधारभूत अभिकल्प है उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसी ब्लूप्रिंट के द्वारा नई संततियों का सृजन किया जाता है। तो जो ब्लूप्रिंट समान है वही क्या करेगा? समान संततियों को जन्म देगा। उसी से संततियां कैसी होगी? अपने जनक के समान दिखाई देगी। तो देखिए, क्या होता है जनन की प्रक्रिया में? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के DNA के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। हम सभी ने पढ़ा हुआ है पहले कि जो कोशिका है उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र किसके बने हुए हैं? DNA के बने हुए हैं। और DNA जो है उसी में क्या होता है? आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। DNA के अणु में ही आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है और ये आनुवंशिक सूचनाएं कहाँ जाएगी? जनक से संतति पीढ़ी में जाती है। किसके द्वारा? DNA के द्वारा। तो यानी कि यहाँ पर एक बात तय हो गई कि DNA ही क्या होगा? आने वाली संततियों के अंदर स्थानांतरित होगा, तभी जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो जनक से संतति पीढ़ी तक पहुँचती है। तो किस तरह से पहुँचती है? देखिए, ये केंद्रक के DNA में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है और यदि मान लीजिए ये संदेश कैसा हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो इस अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न हो जाएगी और यदि प्रोटीन भिन्न हो जाएगी तो जीवों का शारीरिक अभिकल्प जो है उसमें भी विविधता
आ जाती है। जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो उससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी अलग हो जाएगी, और उस प्रोटीन के कारण जो शारीरिक अभिकल्प होगा जीवों का उसमें भी कुछ न कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। तो जनन की मूल घटना में क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है, यानी कि डीएनए अपनी कॉपीज तैयार करता है और उन कॉपीज को ही कहाँ भेजा जाता है, संतति कोशिका में भेजा जाता है। किस तरह से होती है डीएनए की प्रतिकृति तैयार? देखिए, जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है, यानी कि देखिए डीएनए के बारे में आप पढ़ चुके हैं। डीएनए इस तरह का होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ये क्या करेगा, अपनी प्रतिकृति तैयार करेगा, यानी कि इस तरह से जो है इस डीएनए से 2 डीएनए जो है पुत्री डीएनए उनका निर्माण होता है, और ये क्या करेंगे, आने वाली जो अगली संतति है उसके अंदर आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। तो देखिए, जब डीएनए ने अपनी 2 प्रतिकृतियां तैयार कर ली है तो इनका एक दूसरे से अलग होना भी आवश्यक है। जब डीएनए ने अपनी 2 प्रतिकृतियां तैयार कर ली है तो ये दोनों प्रतिकृतियां एक दूसरे से अलग हो जाती है, लेकिन जो दूसरी प्रतिकृति है उसके पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना नहीं होती है। इस डीएनए के पास में तो क्या थी, कोशिकीय संरचना थी, तो वो इसमें भी थी, लेकिन ये जो नया डीएनए बना है, जो नई प्रतिलिपि बनी है, उसके पास में कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता है। तो इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ जब डीएनए अपनी प्रतिकृति बना रहा होता है उसी के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है, यानी कि ये जो डीएनए बन रहा है इसके लिए भी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन होता रहता है और दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। क्या हो गया यहाँ पर, जो एक कोशिका है उससे क्या बन गई, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और दोनों के अंदर ही क्या आ गया है, एक एक डीएनए की प्रतिकृति आ गई है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दोनों कोशिकाएं बनी है, यद्यपि ये एक समान है, परंतु डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं आ जाती है। देखिए, एक ही डीएनए से बनी है तो इसीलिए ये समान होती है, लेकिन फिर भी इनमें मूल डीएनए से कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। तो परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होती है, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होती है। इनमें समानता तो है, लेकिन फिर भी जो मौलिक डीएनए है, जो मूल डीएनए है, उससे कुछ न कुछ विभिन्नता भी इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र होती है, यानी कि बहुत ही उग्र विभिन्नताएं आ गई है, जिसके कारण क्या होगा, डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है। कुछ विभिन्नताएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गई है, तो इसीलिए जो डीएनए की प्रतिकृति है वो उस कोशिकीय संगठन के साथ में समायोजित नहीं हो पाती है, और इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है, क्योंकि विभिन्नताएं कैसी हो गई, इसमें बहुत ही उग्र हो गई, बहुत ही अधिक मात्रा में हो गई, तो वो इस कोशिकीय संगठन के साथ में समायोजित नहीं हो पाती है, व्यवस्था नहीं बिठा पाती है, और इसीलिए ये नष्ट हो जाती है। जबकि जो दूसरी कोशिका है, डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, उनमें ज़्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है, यानी कि इसमें भी विभिन्नताएं तो आ गई है, तो इसीलिए किसी न किसी रूप में तो भिन्न है, लेकिन ये विभिन्नता इतनी अधिक उग्र नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती है, तो कोशिका के साथ में अच्छे से समायोजित हो जाती है, और इसीलिए क्या होगा, ये समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। तो जनन में उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं हैं, ये क्या है, जैव विकास का आधार है। जब जनन की प्रक्रिया में विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई है और धीरे धीरे इन विभिन्नताओं की मात्रा बढ़ती जाती है, तो इससे क्या होता है, नई जाति का उद्भव हो जाता है, और यही क्या है, जैव विकास का आधार है। जब हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले पाठ में, तो हम समझेंगे कि किस तरह से जब विभिन्नताओं की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो जो संतति होती है वो अपनी पुरानी पीढ़ियों से बहुत ही भिन्न दिखाई देने लगती है और नई जाति का उद्भव हो जाता है। तो यही प्रक्रिया जैव विकास का आधार बनती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इन विभिन्नताओं का महत्व क्या है। अभी हमने समझा कि जनन की प्रक्रिया में जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, तो इन विभिन्नताओं का इन जीवों के जीवन में क्या महत्व
होता है। तो देखिए, अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीवों की समष्टि पारितंत्र में एक स्थान अथवा निकेत ग्रहण करती है। जीव क्या करेंगे, अपनी जनन क्षमता का उपयोग करेंगे, जनन की प्रक्रिया के द्वारा नई संतति उत्पन्न करेंगे और अपनी पॉपुलेशन में वृद्धि करते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण पारितंत्र में इनका एक स्थान जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किससे है? जनन से है। यदि कोई जीव अधिक अनुपात में जनन कर रहा है और कोई जीव कम जनन कर रहा है, तो जो जनन का अनुपात जिसमें अधिक है उसमें क्या होगा, स्पीशीज का स्थायित्व जो है वो अधिक होगा, क्योंकि जीवों की संख्या जो है, इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो उस समष्टि में अधिक होती है। परंतु कभी कभी क्या है, निकेत में कुछ परिवर्तन भी आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। जब सब कुछ सामान्य परिस्थितियां हैं तो जीव जनन कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन यदि अचानक से जो पारितंत्र है, जो निकेत है, उसमें कोई चेंज आ गया है और वो चेंज ऐसा है जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है, जैसे कि पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन हो सकता है, अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना आदि, ये जो परिवर्तन है ये जीवों के नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, देखिए कि यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूलन है, सामान्य परिस्थितियों में तो बिल्कुल कैसी है, उसके अनुकूलित है, लेकिन निकेत में कुछ अग्र परिवर्तन यदि आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। जो उनकी स्पीशीज है, जो जाति है, समष्टि है, उसका पूरी तरह से विनाश हो सकता है, क्योंकि अभी तक सभी जीव कैसे थे, उस निकेत के अनुकूलित थे, लेकिन अचानक से कोई परिवर्तन आ गया और सभी जीव क्या हो गए, उसमें नष्ट हो गए, क्योंकि वो उस परिस्थिति के साथ में समायोजित नहीं हो पाए। लेकिन यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। यदि जीवों में कुछ विभिन्नता उत्पन्न हो गई है तो वो हो सकता है कि होने वाले परिवर्तन के प्रति भी समायोजित हो जाएं, उन परिवर्तनों को भी सहन कर पाएं। तो ऐसी स्थिति में जो समष्टि है उसके कुछ जीव जीवित रह पाएंगे, उसका समूल विनाश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये विभिन्नताएं जो है वो भी समष्टि के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात करें कि यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, कौन से जल में मिल रही है, शीतोष्ण जल में मिल रही है, और वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण क्या हो रहा है, जल का ताप बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ गया है, जल के ताप में वृद्धि हो गई है। तो जो जीवाणु हैं वो तो कौन से जल में रहना चाहते हैं, शीतोष्ण जल के लिए बने हैं, उसी जल में वो रहते हैं, लेकिन क्या हो गया है, जल का ताप धीरे धीरे बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जल के ताप में वृद्धि हो रही है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कौन सा जल पसंद था, शीतोष्ण जल पसंद था। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ जीवाणुओं के अंदर कुछ परिवर्तन आ गए, कुछ विभिन्नताएं आ गई। क्या परिवर्तन आ गया कि ये उष्ण प्रतिरोधी क्षमता इनमें विकसित हो गई, ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर पाते थे, ऊष्मा के प्रति ये प्रतिरोधी थे। तो ऐसे जो परिवर्तन हैं वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं और ऐसे जल में भी वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो विभिन्नताएं हैं ये स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी होती है। यहाँ पर जीवाणु जो है उसकी पूरी समष्टि का विनाश नहीं होगा, बल्कि कुछ जीवाणु के अंदर जो परिवर्तन आ गए हैं, जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई है, उसके कारण वो जीवित रह पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है तो जो स्पीशीज है उसका स्थायित्व भी बढ़ जाता है। ये जो विभिन्नताएं हैं ये किसी भी स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, उसमें सहायता करती है। तो विभिन्नताओं का भी जीवों के जीवन में महत्व है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जनन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए क्या करता है, प्रतिकृति तैयार करता है। तो जो जनक है उनसे जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो कहाँ चली जाती है, संतति तक चली जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि डीएनए में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। तो इसीलिए जनन की जो मूल घटना है उसमें क्या होगा, डीएनए अपनी प्रतिकृति तैयार
करता है। जनन कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है। इस बात को भी हम समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उनमें उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है और एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। तो इस तरह से डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? तो अभी हमने समझा था कि जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई है वो हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन ये विभिन्नताएं समष्टि के स्पीशीज यानी कि स्पीशीज के स्थायित्व को बनाए रखने में उपयोगी होती है। किस तरह से होती है, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी जीव में डीएनए उसकी शारीरिक संरचना तथा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझ चुके हैं और इसी के कारण जीव अपने आप को किसी भी वातावरण में रहने के योग्य बना पाता है। जीव अपने आप को किसी भी वातावरण में अच्छे से समायोजित कर पाता है। लेकिन वातावरण में अनेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का ताप कम या अधिक होना या फिर बहुत कम या बहुत अधिक वर्षा का होना। ऐसे कुछ परिवर्तन हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो देखिए इन अवस्थाओं में समष्टि का संपूर्ण विनाश भी हो सकता है, लेकिन यदि जीवों में विविधता उत्पन्न हो जाएगी, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उनमें आ जाएगी, तो इनमें से कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो होने वाले वातावरण के परिवर्तन के बावजूद भी जीवित रह पाएंगे, यानी कि उन परिवर्तनों के साथ भी समायोजित हो पाएंगे और संपूर्ण समष्टि का विनाश नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो विभिन्नताएं हैं ये समष्टि के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए उपयोगी होती है। लेकिन ये जो विभिन्नताएं हैं ये किसी इंडिविजुअल की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जीव थे उनमें जब विभिन्नता नहीं थी तब भी वो तो आसानी से जीवित रह पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये उन जीवों के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती है, लेकिन फिर भी ये जो विभिन्नताएं हैं ये स्पीशीज के स्थायित्व को बनाए रखने में उपयोगी होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।